लास्ट क्लास में हमने बात की थी अणुसंख्यक गुणधर्म और इसमें से अपने 3 अणुसंख्यक गुणधर्म कर चुके थे। एक तो हमने किया था क्वांटनांक गुणन, एक हमने किया था हिमांक अवनमन और एक वास्तव अवनमन और आपेक्षिक अवनमन। आज अपने चौथे अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं, प्रासरणता। तो देखिए प्रासरणता क्या होता है। प्रासरणता ऑस्मोटिक देखो प्रासरण दाब जो है इसको समझने से पहले अपने सबसे पहले समझते हैं कि प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से बीकर लेते हैं जिसके मिड में हमने ये अर्ध में झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम लगाएं। ठीक है, ये जो अर्ध में झिल्ली जो होती है ये आप ये कहते हो या जानते हो, झिल्ली या जो ब्लेडर होता है ये पार्चमेंट जो है, या फिर रासायनिक रूप से कहो तो फिनोल की या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड की, इनकी बनी होती है। मतलब रासायनिक रूप से भी इसे बनाया जा सकता है और प्राकृतिक रूप से कहो तो जानते हो झिल्ली पार्चमेंट ब्लेडर आप इनका यूज कर सकते हो। अच्छा, इसकी विशेषता अपने को ध्यान में रखनी है कि एसपीएम ये जो अर्ध में झिल्ली है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये जो झिल्ली होती है इसमें से जो विलय के कण होते हैं, विलय के कण होते हैं वो इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो विलय के जो कण होते हैं वो क्रॉस नहीं, जबकि विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के जो कण होते हैं ये इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ये कहा कि ये एक साइड में मैंने यहाँ पे ले लिया जल, और एक साइड में ये मैंने ले लिया जल के साथ कोई विलय, जैसे मान लो नमक ले लिया तो ये हो गया विलय, है ना, और यहाँ पे सिर्फ मैंने जल लिया, ये हो गया विलय। ठीक है, इधर तो मान लो ये जल है हमारे पास और इधर जल के साथ आप कह दो कि नमक है। ठीक है, तो मैंने अर्ध में झिल्ली से दो द्रव जल और नमक के जरिए विलयन को पत्थर कर दिया। अब हमने क्या कहा, अर्ध में झिल्ली की विशेषता क्या होती है, इससे विलय के कण क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन विलय के कण क्रॉस नहीं होता है, जबकि विलय के कण क्रॉस हो जाते हैं, है ना। तो देखो होगा क्या, ये इधर विलयन है, इधर है विलय। ठीक है, अब विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, उच्च, है ना, और विलय की सांद्रता होती है वो क्या होती है, निम्न। तो ये मैं कहूंगा यहाँ पे तो है निम्न सांद्रता और यहाँ है उच्च सांद्रता। ठीक है, अब विलायक के क्या कण क्या करेंगे कि जो विलायक के कण होंगे ना वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लगेंगे। मतलब ये विलायक के कण इस दिशा में जाने लगते हैं, विलायक। ठीक है, और विलायक के कण तब तक इधर जाते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड की सांद्रता क्या ना आ जाए, समान हो जाए। और इस प्रकार विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर गमन करना, ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया में बोलते हैं प्रासरण, ऑस्मोसिस। क्लियर की बात है। अच्छा, ये तो आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जब दो द्रवों को, दो विलयनों को या जो विलायक जो विलयन को अर्ध में झिल्ली से पत्थर करते हैं तो विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं अर्ध में झिल्ली से, और इस प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है।
क्या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण गति करते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। लेकिन देखो रियल में जो मेरा माइंड कहता है कि इसका मैं ये कहूँगा कि सांद्रता से रिलेशन न होकर गमन की जो बात होती है ना, वो बात सांद्रता से विलंब न करके मैं कहूँगा वाष्प दाब से इसका लेना देना, ठीक है ना, वाष्प दाब से इसका लेना देना होता है। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ मैं? जैसे मान लो मैंने ये कहा कि दोनों साइड में जल भर दिए, एक साइड में जल भर दिया, एक साइड में एल्कोहल भर दिया, ठीक है। और जब आप जल और एल्कोहल करोगे ना, मतलब आपने दोनों साइड ही आपने विलायक ले लिए या तो दो शुद्ध द्रव ले लिए, और फिर भी आप प्राशन की प्रक्रिया देखोगे, आपको प्राशन की प्रक्रिया है, इसमें आपको प्राशन की प्रक्रिया नजर आएगी। अब दोनों साइड में द्रव है ना, दोनों साइड में द्रव है, और फिर भी प्राशन की प्रक्रिया हो रही है। तो ये प्राशन की प्रक्रिया के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो मैं कहूँगा ड्राइविंग फोर्स ये सांद्रता न होकर मेजर जो मैं कहूँगा ड्राइविंग फोर्स का जो कारण होता है प्राशन की प्रक्रिया के लिए, ये होता है वाष्प। अच्छा, वाष्प दाब वो होता है, क्या कह रहा हूँ, जिसकी वाष्प ज्यादा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है, क्योंकि वाष्प जिसकी वास्तविक प्रकृति ज्यादा होगी वो वाष्प ज्यादा बनाएगा, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब भी ज्यादा से ज्यादा होगा, है ना। अब मान लो मैं ये कहूँ कि ये तो है विलायक, तो ये विलायक है, और मैं इसके अंदर जैसे मैं विलय मिला दूंगा तो विलय बन जाएगा। और हमने क्या कहा था हमने कि जब भी विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलय के कारण स्लैब बढ़ जाता है, जिसके अंदर जिसके कारण वाष्प दाब में अवनमन होता है, मतलब वाष्प दाब में कमी आती है। मतलब इसका वाष्प दाब तो क्या हो गया, कम, है ना, इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम। इस साइड का वेपर प्रेशर और इस साइड का वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, दोनों के वेपर प्रेशर को मैं कंपेयर करूं तो वेपर प्रेशर को, दोनों के वेपर प्रेशर को मैं कंपेयर करता हूं, ये विलायक है और ये है विलयन, और हमें पता है विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो विलायक से क्या होगा, कम होगा। मतलब वाष्प दाब किसका ज्यादा है, वाष्प दाब जो है वो इस साइड का वाष्प दाब ज्यादा है, इस साइड। मैं इसको इस प्रकार Vp ये वेपर प्रेशर, ये तो गया, इसको अपने A कह देते हैं और इसको अपने B कह देते हैं। इसको मैं कंप्लीटली विलयन को AB कह रहा और विलायक को कह रहा, ठीक है। और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अब एक वाष्प दाब ज्यादा है तो वाष्प दाब ज्यादा होगा तो इसके जो कण होंगे वास्तविक प्रकृति ज्यादा होगी, और वास्तविक प्रकृति ज्यादा होगी मतलब मूवमेंट नेचर ज्यादा होगी पार्टिकल की, है ना। वो दाब ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, और दाब ज्यादा लगाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ से और इस विलयन वाली डायरेक्शन में आते हैं। तो मैं कहूँगा इसका विलयन में लेना देना जो होता है ये वाष्प दाब से होता है। यही कारण है कि आप यहाँ जल और यदि एल्कोहल ले लो तो एल्कोहल और जल है, इन दोनों के अंदर आप देखो कि एल्कोहल जो होता है 80 डिग्री सेल्सियस और जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वास्तविक प्रकृति ज्यादा किसकी है, एल्कोहल की है। एल्कोहल की वास्तविक प्रकृति ज्यादा है, इसके कारण एल्कोहल के पार्टिकल होंगे ना वो जल की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको कारण मानता हूँ मैं कि प्राशन की प्रक्रिया जो होती है वो नो डाउट सांद्रता से भी आपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ज्यादा बेटर होगा कि अपने इसको वाष्प दाब से एक्सप्लेन करें। और वाष्प दाब से एक्सप्लेन करते हैं तो मैं डेफिनेशन ये लिख सकता हूँ कि जब दो द्रवों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं, ठीक है, जब दो द्रवों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं तो वह द्रव जिसकी वास्तविक प्रकृति अधिक होती है उसके कण कम वास्तविक वाले द्रव की ओर गमन करने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करते हुए। इस प्रक्रिया को प्राशन की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, बात अपने करें कि कण क्रॉस करते हैं विलय के विलायक के, एक्चुअली में कण वही क्रॉस कर सकते हैं जिनका आकार इस अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर जो छिद्र होते हैं ना, उन छिद्रों के आकार से, उन छिद्रों के आकार के लगभग बराबर हो या उनसे थोड़ा सा कम आकार हो या उनसे कम आकार हो तो वही कण क्रॉस कर सकते हैं। बड़े आकार वाले कण होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो विलायक के हो और चाहे ही विलय के हो, लेकिन नॉर्मल वे में ऐसा लिख दिया जाता है कि अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण क्रॉस करते हैं, विलय के कण क्रॉस नहीं, ठीक है। तो अपने को सिस्टम ध्यान में रखना है कि कोई नॉर्मल सी बात है, कणों का आकार इसके अंदर जो छिद्र
छोटा होगा तो ये तो क्रॉस करेंगे, बड़ा होगा तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पर नॉर्मल पेन में होता ही ऐसा है कि विलायक के कण जो होते हैं विलय के कणों से छोटे होते हैं, इसलिए ये लिख देता है कि विलायक के कण क्रॉस होते हैं जबकि विलय के कण क्रॉस नहीं होते अल्पार्ध में। तो ये तो आपको समझ आ गया प्रासन क्या है। एक बार फिर सुनो प्रासन क्या है। जब दो द्रव्यों को अल्पार्ध में धीरे से पृथक करते हैं तो विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले द्रव्य की ओर गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रासन कहते हैं। ठीक है, या फिर आप वास्तव से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जब दो द्रव्यों को अल्पार्ध में धीरे से पृथक करते हैं तो वह द्रव जिसकी वास्तविक प्रकृति अधिक होती है उसके कण कम वास्तविक प्रकृति वाले द्रव की ओर गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रासन कहते हैं। क्लियर होगी बात है? अच्छा, एक बार अब बात करते हैं प्रासन दाब क्या है। मान लो मैंने ये कहा कि ये कण है, विलायक के कण इधर है ना, और यहाँ पे मान लो ये अपने कोई ऐसा पिस्टन सा लगा दिया जिसको अपने ऊपर नीचे कर सकते हो। तो पिस्टन मान लो इस प्रकार से कोई पिस्टन लगा दिया जिसको अपने ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये पिस्टन, ठीक है, इसको अपने ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये प्रासन की प्रक्रिया होगी और मैं ये कहूं कि आप इस पिस्टन से प्रेशर लगा दो और इतना प्रेशर लगा दो कि ये प्रासन रुक जाए। प्रासन की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया जो दाब होता है उसे कहते हैं प्रासन दाब। और ये दाब लगाते किस पर है ये चीज याद रखना। ये दाब लगाते हैं कुछ सांद्रता वाले विलयन पर या फिर ये कह दो कम वास्तविक प्रकृति वाले द्रव पर। दोनों बात याद रखना। प्रासन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो किस पे लगाते हैं, या तो कह दो उच्च सांद्रता वाले विलयन पर या ये कह दो कम वास्तविक प्रकृति वाले। ठीक है, दोनों चीजें। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया प्रासन दाब। प्रासन की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया था प्रासन दाब क्या होता है। अच्छा, ये जो प्रासन दाब होता है इसको अपने पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। और प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है ये जो प्रासन दाब होता है ना, ये जो प्रासन दाब होता है, ठीक है, ये प्रासन दाब जो होता है ये विलयन की मूलता के समानुपाती होता है, कैपिटल है। ये प्रायोगिक आंकड़ा है इस चीज का। जैसा कि वहां पे अपने कौन सा नाम उन्नयन और भान का अनुमान में किया था, हमने कहा था प्रायोगिक आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भान का अनुमान और कौन सा नाम उन्नयन जो होते हैं वो विलयन की मूलता के समानुपाती होते हैं। ऐसे यही यहाँ पर भी प्रायोगिक आंकड़े, ठीक है, वो ये दर्शाते हैं कि प्रासन दाब होता है वो विलयन की मूलता के नहीं मूलता के समानुपाती होते हैं, कैपिटल है। क्लियर है? ये प्रायोगिक डाटा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर ये भी देखा गया है कि अपने इसमें रूल्स लगाए, है ना, जो गैसों के जो रूल्स थे वो रूल्स लगाए तो वो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रूल्स को फॉलो करता है। गैस समीकरण क्या आपके पास PV बराबर nRT है ना। अच्छा, इसको अपने ये दाब ही है और यहाँ पे दाब प्रासन दाब है, इसको अपने पाई से लिख रहे हैं तो इसको अपने लिख सकते हैं पाई V बराबर nRT है ना। और इसी को अपने ऐसे लिख सकते हैं पाई बराबर N/V/RT है ना। और ये क्या है? आयतन में मोलों की संख्या है ना, और 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलकता। इसको मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, MIT है ना। ये इस नाम तो ये हमारे पास में इक्वेशन है, मोस्टली आपको इसको, ठीक है, पाई बराबर nRT। अच्छा, क्या कहा था मैंने एक चीज, एक्चुअली में अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम से अपने वे प्रायोगिक विधियां पढ़ रहे हैं जिनसे किसी विलय का मूलतः द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। एक ना हमारी बात की विलय का मूलतः द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या पाई, ये तो है मूलकता। मूलकता को अपने लिख सकते हैं मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर, यही था RT है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई बराबर, ये मोल है, मोल किसके इक्वल होते हैं? द्रव्यमान अपॉन मोलक द्रव्यमान है ना।
किसके मोल थे? विलय के मोल। विलय को बी से लिखते हैं, WB/MB, है ना। और आयतन किसमें है? लीटर में, डॉट RT। ये R क्या है? गैस स्थिरांक है। टेम्परेचर केल्विन में आपको लेना है। गैस स्थिरांक है 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स आप ले सकते हो। जूल केल्विन में मोल इनवर्स में R की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। गैस स्थिरांक की क्या वैल्यू होती है? टेम्परेचर केल्विन में ले लेना। अच्छा, ये जो डाटा होगा पाई WB B और R और T, ये सब गिवन है। प्रैक्टिकल डाटा है, ये सब गिवन होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल हो रहा है, इतना विलायक का इतना आइटम यूज किया जा रहा है, विलय इतना मिलाया जा रहा है, राशन ये आ रहा है, ये सब प्रैक्टिकल डाटा होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? ठीक है, वही बात है आगे। तो ये हमने चारों के चारों अणुसंख्या गुणधर्म हमने कर दिए। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। एक तो ये SPM पता होना चाहिए, अल्पार्गोनेसिटी क्या होती है। ठीक है, इसकी विशेषता होती है विलय के कण क्रॉस नहीं करते और विलायक के कण क्रॉस कर सकते। एक प्राकृतिक रूप से किसकी बनी होती है? जानते हो, यदि ब्लेडर या पार्चमेंट कह दो। कृत्रिम रूप से आपको कहे तो कह दो कॉपर फेरोसाइनाइड, है ना, या कह दो फिनोल की, है ना। एक दो और भी बुक में दे रहे हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा परासरण किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो आप लिख सकते हो जब दो द्रवों को अर्धपारगम्य में झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के जो कण होते हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। बुक में अपने ऐसे लिखा है, आप उनका यूज करें, लेकिन मैं कहता हूँ ज्यादा बेहतर ये वास्तव वाला है ये। और फिर प्रायोगिक रूप से परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? मोलरता के। परासरण दाब क्या है? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब किस पे लगाते हैं? उच्च सांद्रता वाले विलयन को क्या कहते हैं? कम वास्तविक उत्पत्ति वाले द्रव, है ना। और फाइनली अच्छा, यहाँ एक मान लो मैं ये कहूँ कि परासरण दाब का पाई परासरण दाब पाई है, ये परासरण जो कि हमने इस पे लगाया परासरण की प्रक्रिया को। लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो दाब लगाया ना, मैंने जो दाब लगाया कि इस पे जो दाब लगाया वो परासरण से अधिक हो गया, परासरण दाब से अधिक हो गया। तो अधिक होगा तो क्या होगा? ये प्रक्रिया रिवर्स होने लग जाएगी, है ना। और रिवर्स वाली ये जो प्रक्रिया होती है इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, समुद्री जल से पीने योग्य जल को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे देखो, समुद्री जल से पीने योग्य जल को अलग करने के लिए देखो, मान लो मैंने ये कहा ये यहाँ ये SPM हो गई और बाद में ये एक साइड से समुद्री जल है, ये यहाँ समुद्री जल हो गया। ठीक है, और हमें पता है समुद्री जल के अंदर तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी सांद्रता उच्च होती है। सांद्रता क्या होती है? उच्च होती है, उच्च सांद्रता, है ना। और मैंने ये कहा कि ये यहाँ पर मान लो ये यहाँ हमने पिस्टन भी लगा रखा है जो कि प्रेशर लगा है। ठीक है, और जो प्रेशर लगाया मैंने परासरण दाब से ज्यादा लगाया, तो होगा क्या कि जो इसके अंदर जो विलायक के कण होते हैं ना, जो जल है वो जल इस साइड आता है। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया रिवर्स हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे सांद्रता क्या है? उच्च सांद्रता, और यहाँ सांद्रता क्या है? निम्न सांद्रता, है ना। तो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की मतलब प्रक्रिया विपरीत हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं
व्युत्क्रम, राष्ट्रण, रिवर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एक दो बार डायग्राम भी आया हुआ है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने चारों अणुसंख्या गुणधर्म कर लिए। चारों अणुसंख्या गुणधर्म में एक बात समझो क्या है। पहला अणुसंख्या गुणधर्म में क्या, प्रासरण, वास्तव अवनमन, वास्तव अपेक्षित है। क्या था, डेल्टा P। विलय के मोल्स के समानुपाती होता है ना, बराबर P0 A X, समानुपाती के नुकसान को हटा के P0 A लिखा। दूसरा कौन था नाम में डेल्टा T, क्या था, फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, Kp डॉट हिमांक अवनमन डेल्टा Tf, क्या आया था, Af डॉट प्रासरण का पाई इक्वल टू m1, ये आया। ठीक है। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि यदि अब अच्छा ये चारों क्या थे, ये चारों ये विधियां थी जिससे अपने किसी भी विलय का मूलक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब विलय के मूलक द्रव्यमान को ज्ञात करने की अल्टरनेट विधियां हैं। ये नहीं है कि यही विधियां, और भी बहुत सारी विधियां हैं, हमने ये विधियां पढ़ी है ना। तो ये विलय के मूलक द्रव्यमान को या चलो द्रव्य के मूलक द्रव्यमान को ज्ञात करने की विधियां हैं। लेकिन इन विधियों में देखो कमी है, क्या, इन विधियों से, इन चारों विधियों से जब हम किसी द्रव्य का मूलक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो हमें कुछ कंडीशन में तो सही प्राप्त होता है और कई बार गलत प्राप्त होता है ना। अब बात यह है कि यदि गलत प्राप्त हो रहा है तो क्यों प्राप्त हो रहा है, और सही प्राप्त हो रहा है तो क्यों प्राप्त हो रहा है ना। तो ये चीज सबसे पहले किसने देखी थी, वॉल्टॉफ ने देखी कि इन विधियों से जब किसी द्रव्य का मूलक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो कब तो सही प्राप्त होता है और कब गलत प्राप्त होता है। अच्छा, गलत प्राप्त हुआ है या सही प्राप्त हुआ है ये पता कैसे चलता है, पता या हमारे पास यही विधियां पड़ी है, और भी बहुत सारी विधियां होती है ना। सब विधियों का कंपैरिजन करते हैं और सब में डाटा एक जैसा आता है तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये सारी विधियां सही है ना। लेकिन मैं ये कहूँ एक विधि में डाटा कुछ अलग आ रहा है, बाकी 3 विधियों में डाटा अलग अप्रोक्सीमेट सेम आ रहा है, तो हम 3 विधियों को सही कहते हैं और उस एक विधि को गलत बताते हैं। अच्छा, उस जो चौथी विधि हमने जिसको हमने गलत बताया है ना, अब मान लो किसी दूसरे पे हमने एक्सपेरिमेंट किया किसी दूसरे द्रव्य पर है ना, और वो चारों विधियां सही आ रही थी, इसका अर्थ चौथी विधि भी सही है ना। तो चौथी विधि है जिसको हम कभी तो गलत कह रहे हैं कभी सही कह रहे हैं, तो उस विधि से कभी तो डाटा गलत आ रहा है कभी सही आ रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो ऐसी ये 4 विधियां हैं, इनसे जब हम कभी काउंट करते हैं किसी विलय का मूलक द्रव्यमान तो कभी तो सही प्राप्त होता है कभी गलत प्राप्त होता है। इस चीज को वॉल्टॉफ ने और इसने इसको एक्सप्लेन भी किया कि कब तो सही प्राप्त होता है और कब गलत प्राप्त होता है। और इसीलिए इसने इसको जब गलत डाटा प्राप्त होता है ना, जो मूलक द्रव्यमान हमने प्राप्त किया जो कि गलत डाटा प्राप्त हुआ, इसलिए उसने इस गलत मूलक द्रव्यमान को नाम दे दिया असामान्य मूलक द्रव्यमान। आप बुक में ये टॉपिक किया है एब्नॉर्मल मोलर मास, असामान्य मूलक द्रव्यमान। तो आपसे ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि असामान्य मूलक द्रव्यमान क्या होता है। जब अणुसंख्या गुणधर्म विधियों से किसी द्रव्य का निकाला गया मूलक द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्य का निकाला गया जो मूलक द्रव्यमान होता है जो कि प्रायोगिक मान है वो सैद्धांतिक मान के विपरीत हो या कह दो कि गलत प्राप्त हो, ठीक है, मतलब जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त ना हो, गलत प्राप्त हो, तो इस असंगत मूलक द्रव्यमान को ही असामान्य मूलक द्रव्यमान कहा। ठीक है, तो इस असामान्य मूलक द्रव्यमान को इन्होंने समझाया क्या, कैसे समझाया। इन्होंने क्या कहा कि जब आप किसी विलय में विलायक में किसी विलय को मिलाते हो है ना, विलायक ए विलय है ना, किसी बी को जब आप एक में मिलाते हो तो ये कहता है कि 3 घटनाएं हो सकती। पहली घटना तो ये
कि विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन न। पहली घटना क्या कर रहा है, जब आप किसी विलय को विलायक में मिलाते हो तो 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटी होती है। पहली ये कि हो सकता है आपने विलय को विलायक में मिलाया, न तो संगम हुआ न वियोजन हुआ। मतलब क्या है, न तो ये इसके जो पार्टिकल थे वो जुड़े, है ना, जैसे मैंने कहा 3 पार्टिकल थे और 3 मिलकर एक बना ले तो ये संगम हुआ। लेकिन मैंने कहा 1 पार्टिकल था और जैसे आपने मिलाया 2 पार्टिकल में टूट गया, ये वियोजन हुआ। ये कह रहा है पहली कंडीशन तो ये है कि न तो संगम हुआ न वियोजन हुआ। मतलब इसका अर्थ ये हुआ आपने 4 पार्टिकल मिलाए तो 4 ही हुए, 5 मिलाए तो 5 ही हुए, है ना। तो इसको बोलते हैं कि न तो संगम हुआ न ही वियोजन हुआ। ठीक है, तो इन्हें कहा ऐसी स्थिति के अंदर आपकी अनुसंख्यक गुणधर्म दुनिया है ना, ये जो दुनिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है ना। दूसरी बात है जब विलय का विलायक में संगम है ना, जब विलय का विलायक में संगम, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा एसिटिक एसिड, ठीक है। आप क्या करो, एसिटिक एसिड को आप जल में मिलाओ, वाटर में, है ना, विलय को विलायक में मिलाते। तो जैसे आप जल में मिलाओगे तो जल से ये देखो ऐसा हो जाएगा CH3 COOH HO और C अरे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये पूरा का पूरा एक कण हो गया, ये पूरा का पूरा एक कण, पूरा का पूरा एक। आपने मिलाया 2 कण तो ये एक कण, ऐसे 2 कण आपको मिलाया तो ये एक कण है ना। इसको क्या बोलते हैं, समूह। क्या बोलेंगे इसको, समूह। मतलब क्या हुआ, ये हो इसने गुणक दे दिया, उसको नाम दिया मोनोटोन गुणक आई। इसको ज्ञात करने का सिस्टम होता है क्या, संगुणन विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों कह दो या कह दो मूलों की संख्या, मूलों की संख्या संगुणन ऑब्लिक वियोजन से वियोजन के पश्चात बटा विलय के कणों ऑब्लिक मूलों की संख्या संगुणन ऑब्लिक वियोजन से हो। ये उन्होंने गुणक दिया जिसको मोनोटोन गुणक कहते हैं, ठीक है। तो विलय के मूलों की संख्या संगुणन वियोजन के पश्चात विलय के कणों के मूलों की संख्या संगुणन ऑब्लिक वियोजन से पूर्व के अनुपात को मोनोटोन गुणांक कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत सारी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपने लिखें क्या है अनुपात, वियोजन के पश्चात कणों या मूलों की संख्या। मैंने कण मिलाए 2 हुआ है, एक मिलाए कितने 2, मोनोटोन गुणक कितना है 0, है ना। यहाँ देखो मोनोटोन गुणक कितना है, मान लो मैंने कहा नहीं तो संगुणन हुआ नहीं वियोजन हुआ। इसका क्या हुआ कि आपने दो कण लिए और 2 ही बने, है ना। तो मोनोटोन गुणांक
कण कितने लिए बने, कितने लिया 2, दिए कितने, क्या करेंगे वोल्ट और गुणांक कितना है 1 है ना। अच्छा एक कंडीशन हो क्या कि जब वियोजन होता हो, जब क्या होता हो वियोजन होता हो, तीसरी कंडीशन है जब विलय का विलायक में वियोजन जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मैंने कहा बेरियम क्लोराइड, आप इसको वाटर में मिला दो, वाटर में मिला दो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 100% वियोजन होगा, 100% वियोजन होगा, मतलब जितना मिलाया उतना प्रतिशत वियोजन होगा, है ना। एक मिलाया, मैंने कहा टूट गया वाटर में, टूटेगा तो क्या बनेगा बेरियम 2+ और 2Cl नेगेटिव, मतलब आपने एक कण बनाया लेकिन कण कितने होंगे 3 होंगे, एक बेरियम का आयन हो गया 2 क्लोराइड आयन, कण 3 होंगे, है ना। वोल्ट गुणांक कितना है बोले, बने कितने वियोजन के पश्चात 3, दिए कितने 1, वोल्ट गुणांक कितना है 3, लेकिन किस केस में 100% वियोजन के केस, है ना। ऐसे ही 100% समन, और वो भी कैसा डायवर की फॉर्म, द्विलक की फॉर्म, समन द्विलक अवस्था, मतलब 2 मिलकर 1 बने, है ना। तो ये 100% केस की फॉर्म में हमने बात की, तो वोल्ट गुणांक कितना आया 3 आया, या वोल्ट गुणांक कितना है 1 आया, या वोल्ट गुणांक कितना है 1 से कम आया। तो इसने इस प्रकार से वोल्ट गुणांक दिया और इन्होंने कहा कि जो आपकी प्रायोगिक समीकरण थी ना, जो मैंने 4 अभी यहाँ लिखी थी, करना कुछ नहीं है, उन समीकरणों में केवल आप वोल्ट गुणांक का गुना कर दो, वो प्रैक्टिकल बिल्कुल सही होगी। मतलब अभी जो 4 समीकरण है, जैसे मैंने पाई बराबर MIT लिखा है ना, तो इसी के अंदर I का गुना करो, यदि I की वैल्यू 1 होगी तो इस समीकरण में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, और कुछ अलग होगी तो ऑटोमेटिक आपका आंसर अपने आप सही है। ऐसे कोई भी है, जैसे मैंने लिखा डेल्टा KF डॉट M, ठीक है, डॉट I की वैल्यू 1 होगी तो समीकरण हो जाएगी, ठीक है। कम ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक आपका आंसर है इस प्रकार से कैंसिल आउट होकर आंसर से रियल आंसर आ जाएगा, मतलब असामान्य मूल्य द्रव्यमान आपके पास नहीं आएगा। तो ये था वोल्ट गुणक, जो कि असामान्य मूल्य द्रव्यमान को समझाता है कि क्यों अणुसंख्यक गुणधर्म विधियां फेल हो जाती है। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूंगा, समनन और वियोजन के मैंने आपको 100% केस के फॉर्म में तो आपको बता दिया वोल्ट गुणांक कैसे निकालते हैं, लेकिन मान लो आंशिक समनन या आंशिक वियोजन होता हो तो वोल्ट गुणांक कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, गुड बाय।